नमस्कार साथियों, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आपका स्टडी विथ योगेश बुंदेली में। दोस्तों, आज डिस्कस करेंगे वन विभाग के बारे में। उत्तर प्रदेश की वन रिपोर्ट। भारत में उत्तर प्रदेश की वन स्थिति क्या है, तो देखते हैं। उत्तर प्रदेश 2019 की वन रिपोर्ट। हमने यहाँ 2019 की वन रिपोर्ट क्यों लिखा है जबकि हम पढ़ा रहे हैं 2020 में? इसका कारण ये है कि हमारे यहाँ की जो वन रिपोर्ट है वो 2019 में आई थी, अब इसके बाद 2021 में आएगी। तो वर्तमान में थोड़ा सा भारत के बारे में जान लेते हैं, इसके बाद फिर उत्तर प्रदेश में जानेंगे, क्योंकि थोड़ा सा भारत के बारे में जानना जरूरी है। केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। भारत वन स्थिति रिपोर्ट द्विवार्षिक रिपोर्ट है। द्विवार्षिक का मतलब यहाँ है कि यहाँ पर हर प्रत्येक 2 वर्ष में वन रिपोर्ट आती है। यानी कि 2000 इसके पहले 2017 में वन रिपोर्ट आई थी, फिर 2019 में, अब इसके बाद आपको वन रिपोर्ट मिलेगी 2021 में, जिसको फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI देहरादून के द्वारा तैयार किया जाता है। प्रश्न नंबर 1 यहाँ से बनता है कि भारत के केंद्रीय वन मंत्री या जलवायु मंत्री कौन है? तो उत्तर होगा प्रकाश जावड़ेकर। नंबर दूसरा क्वेश्चन बनता है कि जो भारत की वन रिपोर्ट है वो किसकी है, द्विवार्षिक, त्रिवार्षिक या पंचवार्षिक? तो उत्तर होगा द्विवार्षिक। नंबर तीसरा क्वेश्चन बनता है कि इसकी रिपोर्ट कौन तैयार करता है? तो उत्तर होगा FSI, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून के द्वारा तैयार किया जाता है। नंबर तीसरा क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले भारत वन रिपोर्ट कब तैयार की गई थी? तो उत्तर होगा सन 1987। यानी कि 1987 से अब तक भारत वन स्थिति पर 16 आकलन प्रस्तुत किए जा चुके हैं। ठीक, कितने आकलन प्रस्तुत किए जा चुके हैं? 16। यानी कि 2019 में ये 16वां था। IFSR 2019 इस श्रृंखला की 16वीं रिपोर्ट है। 15वीं रिपोर्ट 2017 में जारी की गई थी। पहली बार वनावरण मैपिंग हेतु कृत्रिम उपग्रह का मतलब होता है सैटेलाइट होती है। तो सैटेलाइट के द्वारा सबसे पहले, इसके पहले तो जो है आपका रिकॉर्डिंग किया जाता था, जा के सर्वे किया जाता था, कागज़ पत्रों पे किया जाता था। लेकिन पहली बार 2019 में सैटेलाइट के द्वारा रिसोर्ट सेट 2, उपग्रह का नाम है रिसोर्ट सेट 2 से प्राप्त ऑर्थो रेक्टिफाइड आंकड़ों का प्रयोग किया गया। तो एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि 2019 में मैपिंग के लिए किस उपग्रह का यूज किया गया? तो उत्तर होगा रिसोर्ट सेट 2। ठीक है, अब कौन आंकड़ों का प्रयोग किया गया? तो ऑर्थो रेक्टिफाइड। अब अगला प्रश्न है, अब आते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में इसलिए आते हैं क्योंकि हम उत्तर प्रदेश की बात ही कर रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश का जीके ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको मालूम है कि प्रत्येक दिन 6 बजे आपको जीके की क्लास मिलती है। जीके में इस समय बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, यूपी का जनरल नॉलेज, और बहुत ही डीपली गहराई से चल रहा है। ये समझ लीजिए, यदि आप सुपर टेट और यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यूपी की कोई भी SSSC UPSSC की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण वीडियो हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो साथ ही हमारे दोस्त इस चीज़ की तैयारी कर रहे हों तो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि इस चीज़ का लाभ उनको भी मिल सके, क्योंकि मैं अपने दोस्तों के लिए ही मेहनत कर रहा हूँ। तो अब आते हैं उत्तर प्रदेश की वन स्थिति में। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल सबसे पहले जान लेते हैं। क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, यानी कि भारत का है 7.33%। अगर हम करें भारत के क्षेत्रफल की, तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर। यानी कि 32,87,263 किलोमीटर में से 2,40,928 वर्ग किलोमीटर हमारे उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। यानी कि 32 में से 30 घटा दें 2 आता है, यानी कि 32 में से 2 लाख का है उत्तर प्रदेश, बाकी 30 लाख में पूरे और 27 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। बाकी 28वां राज्य जो यूपी है उसमें 2,40,928 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल आता है, जो कि पूरे भारत का 7.33% है। अब बात करते हैं जलवायु की। तो उत्तर प्रदेश की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है, और उसके साथ साथ शुष्क शीत ऋतु भी रहती है। इंग्लिश में कहें इसको तो ह्यूमिड स्टॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विथ ड्राई विंटर। अब बात करते हैं वार्षिक वर्षा। तो उत्तर प्रदेश की वार्षिक वर्षा 1000 मिलीमीटर से 1200 मिलीमीटर। कितना? 1000 mm से 1200 mm।
अगला प्रश्न बनता है कि भारत का तापप्रवास कितना है। तो भारत का जो तापप्रवास है वो 5 डिग्री सी से 46 डिग्री सी है, यानी 5 डिग्री सेल्सियस से 46 डिग्री सेल्सियस तक। मिनिमम आता है 5 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम पहुंच जाता है 46 डिग्री सेल्सियस। गर्मियों में 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। आगरा का तापमान तो खासतौर पर 46 डिग्री प्रति वर्ष पहुँच ही जाता है। उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो एक राष्ट्रीय उद्यान है और 26 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं और वन्यजीव अभ्यारण्य क्या होते हैं। राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं तो हम शॉर्ट में समझें पार्क होते हैं जहाँ पे पेड़ों को संरक्षित किया जाता है, पेड़ों की विभिन्न किस्मों को सुरक्षित किया जाता है, वहाँ विभिन्न प्रकार के पेड़ उगाए जाते हैं, ठीक है। और वन्यजीव की बात करें तो वन्यजीव अभ्यारण्य होते हैं जहाँ विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों जानवरों को संरक्षित किया जाता है, ठीक है। विभिन्न प्रकार की प्रजातियों को वहाँ संरक्षित किया जाता है। तो हमारे उत्तर प्रदेश में बात करें तो एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि दुधवा नेशनल पार्क है। क्या है? दुधवा नेशनल पार्क। और वो भी कहाँ है? लखीमपुर खीरी में है, लखीमपुर खीरी में। बस एक ही राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में। और 26 वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो जो 26 वन्यजीव अभ्यारण्य, इससे क्वेश्चन सी टेट और सुपर टेट में बहुत बनते हैं। तो इससे जो है हम इसका डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में, और उसका टॉपिक सिर्फ यही होगा 26 वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि शॉर्ट ट्रैक के साथ भी हम डिस्कस करेंगे। तो उसको जरूर देखिएगा क्योंकि सी टेट और यूपी टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है वो टॉपिक। तो जो कि पूरे प्रदेश के क्षेत्रफल के 11.82% संरक्षित क्षेत्रफल विस्तृत है। यानी कि उत्तर प्रदेश में वनों की बात करें तो 11.82% क्षेत्रफल सिर्फ और सिर्फ वन है। यूपी में वनावरण यानी कि अगर आंकड़ों में बात करें, अंकों में बात करें तो आपका ये हो जाएगा 14,805.65 वर्ग किलोमीटर, यानी 14,805.65 वर्ग किलोमीटर, जो कि 6.15% है। अब बात करते हैं 2017 में वनावरण, यानी कि ये तो हम 2019 की रिपोर्ट बता रहे थे। अगर प्रश्न ये भी पूछ दे, ये भी बन जाता है कि 2017 में क्या था, तो आप कह सकते हैं 6.09%। अब बात करते हैं नॉन फॉरेस्ट एरिया, यानी कि जो बिना जंगल का एरिया है, जहाँ या तो ज़मीन पड़ी है या अनउपजाऊ ज़मीन है या वहाँ पर इंसान रहते हैं, ठीक है, या जानवर रहते हैं या पशु पक्षी रहते हैं, तो वो है 93.61%। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की वृक्षावरण की, ट्री कवर, यानी कि उत्तर प्रदेश में 7,342 वर्ग किलोमीटर पर वृक्षों का आवरण है, जो कि क्षेत्रफल का 3.04% है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में वृक्ष आवरण में कमी, यानी कि 2017 से 2019 में 2 साल में वृक्षावरण में कितनी कमी आई, तो वो आई 100 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 100 वर्ग किलोमीटर की कमी आई, यानी 100 वर्ग किलोमीटर का एरिया घट गया है। 100 वर्ग किलोमीटर कहें तो 1 हेक्टेयर बराबर होता है 100 वर्ग किलोमीटर। अब बात करते हैं कुल वृक्ष आवरण प्लस वन आवरण, यानी कि वन का एरिया कितना है और वृक्षों का एरिया कितना है, उनको टोटल को जोड़ा जाए तो 9.19% होता है। अब बात करते हैं सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले। अब यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, यूपी टेट के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको एक याद जरूर रखना है, तीनों नहीं याद रख पाओ तो हमने क्रम से दिया है। सबसे पहला स्थान आता है सोनभद्र का, इसके बाद आता है खीरी का, इसके बाद आता है मिर्ज़ापुर का। सोनभद्र की अगर पूछ ले तो 2540.29 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। सोनभद्र के बारे में हमने बहुत सी चीज़ें बताई थी कि एक तो ये दक्षिणी जिला है यूपी का, सबसे दक्षिणी जिला है यूपी का, यहाँ पर सर्वाधिक जनजाति रहती है। सोनभद्र से कितने क्वेश्चन बनते हैं, ये सबसे ज़्यादा वन यही क्षेत्रफल वाला जिला यही है, सबसे 1% वाला जिला यही है, सबसे ज़्यादा जनजाति है, अनुसूचित जनजाति वाला जिला यही है, सबसे दक्षिणी जिला भी यूपी का यही है, और सबसे ज़्यादा जिले की सीमा भी सोनभद्र से ही लगती है। कितनी जिलों की सीमा लगती हैं? 4 जिलों की सीमा लगती हैं। तो सोनभद्र से ऐसे इतने क्वेश्चन आपके कवर हो गए। अब बात करते हैं सर्वाधिक 1% वाले जिले। अभी तक हम क्षेत्रफल की बात कर रहे थे, अगर हम प्रतिशत में बात करें तो प्रतिशत में भी सोनभद्र का ही स्थान आता है, जो कि 36.79% है। इसके बाद चंदौली का आता है, इसके बाद पीलीभीत का स्थान आता है। अब बात करते हैं न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले जिले, तो वो है आपका संत रविदास नगर। संत रविदास नगर को कहें तो भदोही भी कहते हैं। अगर भदोही आपको ऑप्शन मिल जाए तो आपको घबराने का नहीं, आपको टिक लगाने का, वो भी किस में? भदोही में या संत रविदास नगर में, जो कि 3 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर पर फैला हुआ है। सबसे न्यूनतम है ये, सबसे न्यूनतम। इसके बाद मैनपुरी का स्थान आता है, इटावा का स्थान आता है, ठीक है। अब बात करते हैं 1% वाला जिला, जिसके सबसे न्यूनतम 1% में अगर बात करें, प्रतिशत में, अगर हम क्षेत्रफल में बात करें अगर प्रतिशत में बात करें तो भी संत रविदास नगर का ही नाम आता है, जिसको हम भदोही कहते हैं, और वो है 0.31%। अब बात करते हैं वृद्धि
वृद्धि वाला जिला, सबसे ज़्यादा वृद्धि जंगलों की किस क्षेत्र में हुई है, वनों की सबसे ज़्यादा वृद्धि किस क्षेत्र में हुई, तो वो है सहारनपुर। कौन सा है, सहारनपुर। सहारनपुर से एक क्वेश्चन और बनता है, ये आपका सबसे उत्तरी जिला है, सबसे उत्तरी जिला है, यूपी का सबसे उत्तरी जिला है सहारनपुर। सबसे पश्चिमी जिला है आपका शामली, सबसे दक्षिणी जिला है आपका सोनभद्र और पूर्वी जिला आपका बलिया है। तो अब बात करते हैं कि कितनी वृद्धि हुई, तो 70.26% की यहाँ पर वृद्धि हुई है। कितनी, 70.26% की। अब बात करें कमी वाला जिला जिसमें कमी हुई है, यानी कि यहाँ जंगलों की कमी हुई है, सबसे ज़्यादा कमी हुई है, तो वो जिला है कांसीराम नगर। कौन सा है, कांसीराम नगर। कितने की कमी हुई है, -19.20% की। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। अब बात करते हैं यहाँ पर जनजातीय शोध एवं विकास संस्थान। एक प्रश्न बन जाता है, मैंने आपको जनजातीय अनुसूचित जनजाति वीडियो में ये नहीं बता पाया था, तो मुझे आज ये क्वेश्चन याद आया तो मैंने कहा आपको बता देता हूँ। तो भारत में नहीं, सॉरी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश का जनजातीय शोध एवं विकास संस्थान कहाँ पर है, और प्रश्न बनता है तो ये है वाराणसी में। कहाँ पर है, वाराणसी। वाराणसी को कहें तो हम बनारस कहते हैं, बनारस कहते हैं तो देवों की महादेवों की नगरी कहते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। कल की वीडियो में 26 वन्य जीव अभ्यारण्य और उनके स्थान के बारे में ट्रिक के साथ विस्तार से चर्चा करेंगे, जो कि सुपर टेट और यूपी टेट और सी टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। आपसे विनम्र अनुरोध है कि अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और खुद भी पढ़िएगा, और जो टॉपिक आपका क्लियर ना हो, कमज़ोर हो, वीक हो, तो आप मुझे बताइएगा। आपको शॉर्ट ट्रिक की भी ज़रूरत है, मैं शॉर्ट ट्रिक भी दूंगा, चाहे जैसे बना के दूँ आपके लिए, अपने दोस्तों के लिए। खासतौर से 2017 बैच के लिए मैं प्रॉपर मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे 2017 बैच के भाई बहनों का मैं अपने साथ ही सिलेक्शन चाहता हूँ। मैं भी 2017 बैच से हूँ, आप भी 2017 बैच से हैं, तो बस यही आशा उम्मीद के साथ मैं भी आपके लिए करता रहता हूँ। तो आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, वंदे मातरम।